नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम डे टू डे की घटनाओं को और उनसे जुड़े तथ्यों को संकलित करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे और आपको अपनी लाइफ में कामयाबी दे। और इसके साथ ही आज रात से हमारा बीपीएससी एईडीओ का एक बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो हमारी 8 बजे की ये क्लासेस देखना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर्स। उत्तराखंड एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड ने भारतीय खेल में ऐतिहासिक मोड़ बनाया जब एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का मेजबानी हल्द्वानी में किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर 2025 को शिरकत की। यह टूर्नामेंट फेशिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानस खंड हॉल में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फेशिंग टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक पहल है। यह भारत में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेशिंग प्रतियोगिता है। इसमें 250 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें से 150 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। विदेशी टीमों में तजाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के खिलाड़ी शामिल हुए। भारत ने 1965 के विश्व युद्ध के विजय के 60 वर्ष पूरे किए। भारत ने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की 60वीं वर्षगांठ का गौरवपूर्ण आयोजन किया गया, जो देश के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह माह 6 दशकों का प्रतीक है, जब भारतीय सशस्त्र बलों के वीर प्रयासों ने राजनीतिक विजय हासिल की और देश की संप्रभुता रक्षा के प्रति संकल्प को मजबूत किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री द्वारा एक श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें उन सभी को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने युद्ध में संघर्ष किया, कष्ट उठाया और विजय प्राप्त की। 1965 का युद्ध साहस और शक्ति की परीक्षा थी। अवधि 22 दिन का अगस्त से सितंबर 1965 तक युद्ध भूमि, वायु और समुद्र तीनों रूप से लड़ा गया। विशेष रूप से युद्ध टैंक, फाइटर जेट्स, डॉग फाइट्स और भारतीय सेना की दृढ़ता के लिए याद किया जाता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन का तिथि 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होगा। इसमें कई देश और वैश्विक एआई नेताओं की भागीदारी होगी। भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। एआई के नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा होगी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्तमान में भारत में विस्तार। भारत वर्तमान में 3800 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ काम कर रहा है। सरकार ने देश में पूरे लगभग 600 डेटा और एआई लैब्स स्थापित करने की योजना बनाई है। ये लैब्स अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देंगे। राजनीतिक महत्व एआई डिजिटल समिट का, डिजिटल संप्रभुता बढ़ेगा। डीपी नियमों के अंतिम रूप से नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तकनीकी ढांचा सुदृढ़ीकरण होगा। जीपीयूएस और एआई लैब्स में निवेश बड़े पैमाने पर अनुसंधान और तकनीकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे। वैश्विक नेतृत्व आकांक्षा उच्च स्तरीय एआई समिट आयोजित करके भारत एआई सुरक्षा, नैतिकता और नवाचार पर वैश्विक मानदंड तय करने का इरादा दिखा रहा है। साथ ही समावेशी विकास में लैब्स का क्षेत्रीय विस्तार संतुलित विकास और डिजिटल खाई को कम करेगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: डिजिटल डेटा कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम, अपेक्षित अधिसूचना की तिथि 28 सितंबर 2025 तक।
योजनाबद्ध एआई और डाटा लैब्स लगभग 600 पूरे भारत में है। समिट का नाम एआई इम्पैक्ट 2026 होगा और समिट की तिथि 19 से 20 फरवरी 2026 होगा। नेक्स्ट है बीमा सुगम। यह एक प्लेटफॉर्म का नाम है बीमा सुगम। इसके नियामक संस्थान है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा। इसका संचालक इकाई है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। पूर्ण लेन देन आधारित लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2025 में। एकीकृत बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसी धारकों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर विभिन्न कंपनियों की पॉलिसी की तुलना करने, खरीदने, नवीनीकरण करने, प्रतिबंधित करने और दावा करने की सुविधा देगा। कवर में किए जाने वाले बीमा इसमें कवर किए जाने वाले बीमा में जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा, संपत्ति, कृषि और सामान्य बीमाएं हैं। भागीदार होंगे इसमें बीमा कंपनियां, एजेंट, ब्रोकर, बैंक एग्रीगेटर और पॉलिसी धारक। इसकी विशेषताएं होंगी शुरुआत में सूचना और मार्गदर्शन मंच, बाद में पॉलिसी ट्रांजैक्शन, नवीनीकरण और क्लेम से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। उद्देश्य बीमा प्रसार को बढ़ाना, पारदर्शिता लाना, पॉलिसी सेवा में सरलता लाना और अधिक लोगों तक बीमा पहुंचाना। 2047 तक सबके लिए बीमा और विकसित भारत के लिए लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इसके बीमा पॉलिसी के राजनीतिक महत्व हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीमा सुगम भारत के डीपीआई ढांचे का अहम हिस्सा है। प्रसार और पहुंच ग्रामीण और वंचित वर्गों तक बीमा का पहुंच इससे आसान होगा। पारदर्शिता और भरोसा, स्पष्ट जानकारी तथा तुलना से उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ेगा। लागत में कमी आएगी। नवीकरण, दावा निपटान और प्रबंधन की प्रक्रिया सुगम बनाकर लागत कम होगी। नियामकीय लक्ष्य मानकीकरण, बेहतर सेवा और जवाबदेही सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 447 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है और इन दलों को निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने यह कदम क्यों उठाया, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। लगातार चुनाव से निष्क्रियता। 474 दलों ने लगातार 6 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A का उल्लंघन, जिसमें अनिवार्य है कि पंजीकृत दल हर 6 साल में कम से कम एक चुनाव लड़े और वित्तीय रिपोर्ट जमा करना। 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 359 दलों ने पिछले 3 वर्षों में वार्षिक लेखा परीक्षित रिपोर्ट नहीं सौंपी। ये रिपोर्ट राजनीतिक चंदे और व्यय की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। हम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के भी बारे में पढ़ लेते हैं। हर राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग से पंजीकृत होना होगा। वार्षिक लेखा परीक्षित खाते जमा करना होगा। चुनावी व्यय का विवरण देना होगा और नियमित रूप से चुनाव लड़ना होगा। अनुपालन न होने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट एग्रीगेटर। तो हम सबसे पहले ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये निकला कहाँ से, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में फ़ोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। पेमेंट एग्रीगेटर वह सेवा प्रदाता होता है जो व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देता है, बिना इसके कि उन्हें अलग से पेमेंट गेटवे या मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़े। ये एग्रीगेटर ग्राहक, व्यापारी, बैंकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। आरबीआई का नियामक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि पेमेंट एग्रीगेटर सुरक्षित भुगतान प्रोसेसिंग करे, उपभोक्ता संरक्षण का पालन करे, संचालन में पारदर्शिता बनाए रखे और मर्चेंट और ऑनबोर्डिंग मानकों का पालन करे। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पेमेंट एग्रीगेटर एग्रीगेटर के रूप में किसे स्वीकृति मिली है, या फिर पेमेंट एग्रीगेटर
कौन सा टर्म है, बैंकिंग से, अर्थव्यवस्था से, या इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। या फिर पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत कनाडा फिर शुरू करेंगे व्यापार वार्ता। यह पहल जून 2025 में हुए G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच समझ पर आधारित है, जहां दोनों नेताओं ने स्थिरता बहाल करने और रचनात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बल दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया था, जिसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था रुकी हुई व्यापार वार्ताओं को दोबारा से शुरू करने पर पहल की जाएंगी। बाजार तक बेहतर पहुंच और शुल्क रियायतों की संभावनाएं होंगी। मिशनों और वाणिज्यिक दूतों में नियामकीय व क्षमता संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। रक्षा और सुरक्षा होंगी। रक्षा सहयोग वार्ताओं को फिर से बहाल किया जाएगा। कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तकनीकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के नए रास्ते तलाशना। साथ ही महत्वपूर्ण खनिज लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग। नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में साझेदारी। हरित ऊर्जा समाधानों पर शोध युक्त और अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह तकनीक में सहयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रम। कृषि और नवाचार पर टिकाऊ खाते साझेदारी की जाएगी। नेक्स्ट है वाइल इंडिया और RBUNL मिलकर राजस्थान में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करेंगे। भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए वाइल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने संयुक्त रूप से उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी के तहत राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। यह साझेदारी भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सौर और पवन ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से ग्रिड स्थिरता और दक्षता दोनों बढ़ेगी। वाइल इंडिया ने हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास के लिए MOU साइन किया है। नवीकरणीय पहलों को गति देने के लिए वाइल इंडिया ने वाइल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक सहायक कंपनी भी बनाई है, जो सौर, पवन, गैस ऊर्जा भंडार और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा। इस परियोजना में शामिल संस्थाएं वाइल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। परियोजना की क्षमता 1.2 गीगावाट का, जिसमें से 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा से और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा से। स्थान नवीकरणीय ऊर्जा पार्क राजस्थान में होगा। नवीकरणीय मिशन सहायक कंपनियां OIL ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और हाल ही की साझेदारी वाइल इंडिया HCL महत्वपूर्ण खनिज विकास हेतु। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2025 का आयोजन सितंबर 2020 को किया गया। लाल पांडा दिवस हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह अभियान 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया और आज यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा संरक्षक आंदोलन बन चुका है। मूल रूप से लाल पांडा पूर्ववर्ती हिमालय में निवासी हैं। यह नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार और चीन में पाई जाती है। आकार में बिल्ली जितनी बड़ी होती है, लेकिन झबरीली धारीदार पूंछ, लाल भूरी चमकदार फर इन्हें लोमड़ी जैसा रूप देती हैं। ये प्रायः निशाचर एवं एकांत प्रिय जीव हैं। इनका मुख्य भोजन बांस है, हालांकि ये फल, अंडे और कीट भी खाते हैं। तो इस टाइप के फैक्ट्स या प्रश्न UPSC में पूछा जाता है, तो इसलिए भी इसको कंपाइल किया गया है। लाल पांडा
जाति रेड पांडा स्थानिक संकटग्रस्त है। इनका आवास हिमालय है, नेपाल, भारत, भूटान और चीन में। इनका आहार मुख्यतः बांस है। और अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस 20 सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुआ होम बाउंड। यह नीरज चोपड़ा की निर्देशित नीरज घाईवान की निर्देशित फिल्म है। भारत और ऑस्कर में अब तक भारत से केवल 3 फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में नामांकित हुई है। मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, लगान 2001 में। नेक्स्ट है, IMF प्रमुख ने डैनियल कैटेज को दूसरा सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया। प्रबंधक निदेशक क्रिस्टानिला जॉर्जीवा ने अमेरिकी ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारी डैनियल कैटेज को IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक यानी दूसरे सर्वोच्च पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, हमारा ये करंट अफेयर्स का सीरीज आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे कल के नई खबरें और नए अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।